नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। दोस्तों, 14 जुलाई की तारीख को इसरो के बंद कमरों में आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने भारत के पूरे स्पेस इकोसिस्टम को हिला करके रख दिया? क्या गगनयान और चंद्रयान 3 का कोई टॉप सीक्रेट डेटा विदेशी तिजोरियों में सरेआम नीलाम हो रहा था, या फिर 100 से ज्यादा टॉप वैज्ञानिकों का एक साथ इस्तीफा किसी अदृश्य विदेशी डीप स्टेट का किल स्विच था? सोचिए दोस्तों, जो मिशन भारत को अंतरिक्ष का सरताज बनाने वाले हैं, ठीक उनके लॉन्च से पहले ही 120 वैज्ञानिकों का अपना इस्तीफा मेज पर फेंक देना क्या सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है? आखिर इसरो चीफ को अचानक मीडिया के सामने आकर के पसीने पोंछते हुए ये क्यों कहना पड़ा कि हम स्थिति को संभाल रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि 25 टेराबाइट टॉप सीक्रेट मून लैंडिंग डेटा तैयार करने वाले चीफ साइंटिस्ट के अचानक गायब होने के पीछे कोई ऐसी डर्टी पॉलिटिक्स है जिसे अगर आज देश की जनता जान भी ले तो तहलका मच जाएगा? दोस्तों, पिछले कुछ महीने से भारत के हाई सिक्योरिटी स्पेस कॉरिडोर के अंदर एक खामोश बगावत चल रही है। गगनयान और चंद्रयान 3 जैसे ऐतिहासिक मिशनों से जुड़े 100 से 120 वैज्ञानिकों ने अचानक से इसरो छोड़ दिया है। यूआरएससी यानी कि यू आर राव सैटेलाइट स्पेस सेंटर, जो भारत के सैटेलाइट्स को बनाता है, वहां से लगभग 80 वैज्ञानिकों ने इस्तीफा दे दिया है। रॉकेट टेक्नोलॉजी डिजाइन के मक्का कहे जाने वाले वीएसएससी यानी कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से कम 20 बड़े वैज्ञानिकों ने अचानक से अपना पद छोड़ दिया है। दोस्तों, हालात इतने ज्यादा गंभीर हो गए हैं कि भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग को 14 जुलाई को रातों रात एक सीक्रेट मेमोरेंडम जारी करना पड़ गया। 2020 के पुराने नियमों को पलट दिया गया और सेंटर डायरेक्टर से इस्तीफे मंजूर करने का अधिकार छीन लिया गया और अब सीधे अंतरिक्ष विभाग ने अपने हाथों के अंदर ही सारे राइट्स ले लिए हैं। दोस्तों, मामला बिल्कुल साफ था कि सरकार के भीतर पैनिक बटन दब चुका था और किसी भी कीमत पर इस पलायन को रोकना जरूरी था। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि आखिर देश के सबसे होनहार दिमाग अपने पूरी जिंदगी की कमाई और रुतबे को लात क्यों मार रहे हैं? कई लोगों को पहली नजर में लगा कि ये कोई चाइनीज या फिर वेस्टर्न साजिश है। दोस्तों, जब भी कोई विकासशील देश, खास करके भारत, मंगलयान या फिर चंद्रयान 3 जैसे मिशन नासा या फिर ईएसए के बजट के 10वें हिस्से के अंदर ही पूरा कर लेता है, तो ग्लोबल ताकतों के अंदर खलबली मचना तो तय है। और ऐसा लगता है कि जैसे कोई विदेशी डीप स्टेट अरबों डॉलर खर्च करके भारत के प्राइवेट सेक्टर की आड़ के अंदर हमारे स्पेस हीरोज को खरीद रहा है। दोस्तों, चंद्रयान 3 मिशन के अहम हिस्सा रहे आदित्य रामापल्ली, जिन्होंने मून लैंडिंग को वैलिडेट करने के लिए 1 लाख से अधिक सिमुलेशन टेस्ट करके 25 टेराबाइट का महाविशाल डेटा तैयार किया था। उनका जाना कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। जिस डेटा को बनाने के अंदर सालों की नींदें हराम हुई, उस डेटा का रचयिता अचानक से सिस्टम से बाहर हो जाए तो साजिश की बू आना लाजमी है। लेकिन दोस्तों, जब आप इस मिस्ट्री के अंदर झांकते हैं तो सच किसी विदेशी साजिश से भी बहुत ज्यादा चौंकाने वाला निकलता है। दरअसल दोस्तों, ये कोई अंडरग्राउंड खेल नहीं है, ये भारत सरकार की उस दूरदर्शी नीति का सीधा नतीजा है जिसे 2020 के अंदर लागू किया गया था। भारत सरकार ने इन स्पेस की स्थापना करके अंतरिक्ष क्षेत्र के दरवाजे भारत के प्राइवेट सेक्टर के लिए पूरी तरह से खोल दिए। दोस्तों, मकसद बिल्कुल साफ था और आक्रामक था। 650 बिलियन डॉलर की ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी के अंदर भारत की हिस्सेदारी को 2% से बढ़ाकर के 4 से 5% और फिर उसे 10% से 15% तक लेकर के जाना। आज दोस्तों, भारत की स्काई रूट एरोस्पेस, अग्निकुल कॉस्मोस, पिक्सेल और बेलाट्रिक्स जैसी दर्जनों भारतीय स्टार्टअप कंपनियां रातों रात खड़ी हो गई हैं। इन नई कंपनियों के पास में अथाह ग्लोबल और डोमेस्टिक फंडिंग है। दोस्तों, दुनिया भर के वेंचर कैपिटलिस्ट इन पर पैसा लुटा रहे हैं, लेकिन इनके पास में रॉकेट उड़ाने का वो अमूल्य तजुर्बा नहीं है जो दशकों की विफलता और सफलता से आता है। दोस्तों, ऐसे में उनकी नजर सीधे इसरो के उन जीनियस माइंड्स के ऊपर पड़ गई जिन्होंने भारत को चांद के साउथ पोल और मंगल की कक्षा तक पहुंचाया है।
अब दोस्तों जरा पर्दे के पीछे के आर्थिक गणित को समझिए। इसरो एक सरकारी संस्था है जो 7th पे कमीशन के कड़े नियमों और वेतनमानों के अंदर बंधी हुई है। एक वरिष्ठ इसरो वैज्ञानिक जिसने अपना पूरा जीवन देश के नाम कर दिया, उसका अधिकतम वेतन भत्तों समेत 1.5 से 2.5 लाख रुपए प्रति माह के बीच ही झूलता रहता है। दूसरी ओर दोस्तों प्राइवेट एरोस्पेस कंपनियां उसी वैज्ञानिक को 3 से 5 गुना ज्यादा वेतन पैकेज और करोड़ों रुपए के कंपनी शेयर्स यानी ESOPs ऑफर कर देती हैं। जब कोई व्यक्ति 20 साल देश सेवा कर लेता है तो जीवन के उत्तरार्ध में अपने परिवार के भविष्य और वित्तीय सुरक्षा के लिए प्राइवेट सेक्टर का रुख करना कोई देशद्रोह नहीं है, बल्कि एक बेहद व्यवहारिक फैसला बन जाता है। लेकिन दोस्तों बात सिर्फ पैसे की नहीं है। पैसे से कहीं ज्यादा बड़ा कारण वो सरकारी सिस्टम है जिसने दशकों से भारत की इस प्रतिभा को अपनी लाल फीताशाही और बाबूगिरी की जंजीरों के अंदर जकड़ रखा था। इसरो में एक छोटे से एडवांस सेंसर्स या फिर इक्विपमेंट को खरीदने के लिए महीनों टेंडर पास करवाने पड़ते हैं। फाइलों पर 3 अलग अलग विभागों के बाबों के सिग्नेचर चाहिए होते हैं। सरकारी सिस्टम के अंदर टैलेंट से ज्यादा सीनियरिटी ज्यादा चला करती है। एक युवा और प्रतिभाशाली वैज्ञानिक जिसके दिमाग के अंदर नेक्स्ट जनरेशन प्रोपल्सन का आइडिया है, उसे डायरेक्टर या फिर चीफ इंजीनियर बनने के लिए ऊपर की कुर्सियां खाली होने का 10 साल तक का इंतजार करना पड़ता है। अगर वो कोई नया रिस्क लेता है और कोई प्रोजेक्ट फेल हो जाता है तो CVC जांच का खौफ उसके करियर को तबाह कर देता है। दोस्तों इसी दम घोटू माहौल से तंग आकर के 2012 से 2024 के बीच में 700 कर्मचारियों ने इसरो से इस्तीफा दे दिया। दोस्तों प्राइवेट सेक्टर के अंदर जाकर के उन्हें ना सिर्फ पैसा मिल रहा है बल्कि रातों रात चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर की कुर्सी और अपनी मर्जी से करोड़ों का बजट खर्च करने की पूरी आजादी मिल चुकी होती है। इसी दर्द और सिस्टम की सुस्ती को गहराई से समझने के लिए दोस्तों आपको भारत के इतिहास के उस काले पन्ने को देखना होगा जब फोन होना एक लग्जरी हुआ करता था। दोस्तों 1981 के अंदर संसद में उस समय के संचार मंत्री CM स्टीफेन ने विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए बेहद अहंकार के अंदर कहा था कि टेलीफोन कोई जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है, ये एक लग्जरी है और अगर किसी का फोन खराब है तो वो अपना फोन सरकार को वापस कर सकता है। दोस्तों 1990 के दशक तक BSNL और MTNL का वो खौफनाक एकाधिकार हुआ करता था जहां एक लैंडलाइन के लिए 10 साल की वेटिंग लिस्ट हुआ करती थी। फोन कट जाए तो लाइनमैन को घूस दिए बिना कोई घर तक झांकता तक नहीं था। आज आंखें बंद करके सोचिए दोस्तों, अगर भारत का इंटरनेट, आपका व्हाट्सएप और आपका UPI पेमेंट आज भी किसी सरकारी बाबू की फाइलों के भरोसे होता तो क्या होता? क्या आज आप ये YouTube वीडियो बिना बफरिंग के देख पाते? जब सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर से अपना घमंड छोड़ा और उसे प्राइवेट कंपनियों के लिए खोल दिया तो एयरटेल और जियो जैसी कंपनियों ने अपनी आक्रामक प्रतिस्पर्धा से पूरे देश को डिजिटल बना दिया। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा डेटा कंज्यूमर है, सिर्फ इसलिए क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ने बुनियादी ढांचे के अंदर अरबों डॉलर्स का रिस्क लिया। ठीक यही महाक्रांति अब भारत के स्पेस और डिफेंस सेक्टर के अंदर आकार ले रही है। और दोस्तों इस रेवोल्यूशन को समझने के लिए DRDO के कावेरी इंजन प्रोजेक्ट से बढ़कर के कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता है। ये वो कहानी है जो हर भारतीय का खून खौला सकती है। दोस्तों 1989 के अंदर DRDO के गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट को 382 करोड़ रुपए के शुरुआती बजट के साथ में भारत के स्वदेशी फाइटर जेट तेजस के लिए कावेरी इंजन बनाने का अति महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट सौंपा गया था। डेडलाइन थी 1996, लेकिन दोस्तों सरकारी फाइलें रेंगती रही, विदेशी उपकरणों की खरीद के अंदर महीनों की देरी होती रही, CVC जांच का डर होता रहा और सबसे सस्ता माल खरीदने की जानलेवा L1 टेंडर प्रोसेस ने इस प्रोजेक्ट की कमर तोड़ करके रख दी। दोस्तों 25 साल बीत गए, करोड़ों रुपए स्वाहा हो गए, 2014 आ गया, लेकिन कावेरी इंजन इतना भारी और कम पावरफुल वाला था कि वो तेजस को आसमान में उड़ा भी नहीं पाया। भारत को मजबूरी में अरबों डॉलर खर्च करके अमेरिकी कंपनी GE से इंजन खरीदने पड़े। अब दोस्तों यहां पर आप खुद सोच करके देखिए, वो कौन सा हाथ था जिसने 35 सालों तक भारत के सबसे पावरफुल स्वदेशी इंजन को जमीन पर बांधे रखा।
जवाब है हमारा अपना सरकारी अहंकार, अपना सरकारी सिस्टम। लेकिन दोस्तों फिर 2021 से 2023 के बीच में खेल पूरी तरह से पलट गया। सरकार ने सिस्टम के मुंह पर तमाचा मारते हुए प्राइवेट सेक्टर पर भरोसा जताया। गोदरेज एरोस्पेस जैसी भारतीय प्राइवेट कंपनियों को जब ड्राई कावेरी इंजन के इंपोर्टेंट मॉड्यूल्स बनाने का ठेका दिया गया तो चमत्कार हो गया। जिस काम के अंदर सरकारी बाबू 30 साल से उलझे हुए थे, गोदरेज ने बेहतरीन क्वालिटी के साथ में समय से पहले ही वो मॉड्यूल बना करके डिलीवर कर दिए। आज वही कावेरी इंजन जिसे दुनिया ने फेल घोषित कर दिया था, भारत के टॉप सीक्रेट अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स यानी कि घातक ड्रोन्स के लिए सफलतापूर्वक टेस्ट किया जा रहा है। आज दोस्तों भारत की L&T K9 वज्र तोप बना रही है, कल्याणी ग्रुप ATAGS आर्टिलरी गन बना रही है और दोस्तों हमारा टाटा C295 एयरक्राफ्ट भारत के अंदर ही असेंबल कर रहा है। प्राइवेट कंपनियों ने दिखा दिया है कि अगर उन्हें मौका मिले तो वो चंद महीनों के अंदर ही हथियार सेना को दे सकते हैं, जिनके लिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और सरकारी कारखानों के अंदर सालों इंतजार करना पड़ता था। दोस्तों स्पेस की रेस में भी बिल्कुल यही पैटर्न दोहराया गया है। इसरो ने छोटे कमर्शियल सैटेलाइट्स को तेजी से स्पेस में भेजने के लिए SSLV प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। मकसद था लॉन्च ऑन डिमांड, यानी कि जब ग्राहक पैसा दे उसी हफ्ते के भीतर रॉकेट तैयार करके उसको दे दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों सरकारी गति का आलम यह रहा कि इसका पहला लॉन्च अगस्त 2022 में हुआ, जो आंशिक रूप से फेल रहा, दूसरा 2023 में और तीसरा 2024 में। इसरो पर कागजी कार्रवाई, ऑडिट, बजट अप्रूवल का इतना भारी बोझ होता है कि वो पूरी की पूरी ताकत लगाने के बाद भी साल में मुश्किल से 6 से 8 मिशन ही कर पाता है। कमर्शियली स्पेस मार्केट के अंदर इतना धीमापन एक मौत की सजा की तरह है। वहीं दूसरी तरफ 2018 के अंदर दोस्तों इसरो से ही निकले कुछ महत्वाकांक्षी युवा वैज्ञानिकों ने स्काई रूट एरोस्पेस नाम की कंपनी बनाई। सिर्फ 4 साल के अंदर नवंबर 2022 के अंदर बिना किसी सरकारी लाल फीताशाही के उन्होंने भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस लॉन्च भी कर डाला। उन्होंने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल टेस्ट भी कर डाला। उधर अग्निकुल कॉस्मोस ने तो 2017 के अंदर कंपनी बना करके दुनिया का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन भी बना डाला है और 2024 में अपना अग्निबाण रॉकेट लॉन्च पैड भी खड़ा कर दिया है, जो काम करने में दोस्तों सरकारी एजेंसियों को दशकों लग जाया करते हैं। वो दोस्तों 20 से 25 साल के भारतीय लड़कों के एक प्राइवेट स्टार्टअप ने 5 से 7 साल के अंदर करके दिखा दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के अंदर टेंडर पास कराने के अंदर सालों नहीं लगते हैं। वहीं अगर कोई आइडिया अच्छा है तो वेंचर कैपिटलिस्ट तुरंत ही फंडिंग कर देते हैं और काम रातों रात स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों ये कोई भारत की अकेली कहानी नहीं है, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का ये सबसे बड़ा और कड़वा सच है, जिसे नासा और चाइना बहुत पहले समझ चुके थे। एक टाइम था जब अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा पूरी तरह से सरकारी ब्यूरोक्रेसी का शिकार हो चुकी थी। 2011 के अंदर स्पेस शटल प्रोग्राम बंद होने के बाद में सुपर पावर अमेरिका को अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने के लिए दुश्मन देश रसिया के आगे हाथ फैलाने पड़े थे। तब अमेरिकी सरकार ने एक बेहद कड़ा और स्ट्रेटेजिक फैसला लिया। उन्होंने कमर्शियल ऑर्बिटल ट्रांसपोर्टेशन सर्विस नाम का एक प्रोग्राम स्टार्ट किया और इलॉन मस्क की स्पेस एक्स के ऊपर अरबों डॉलर का दांव लगाया। नतीजा आज पूरी दुनिया के सामने है। आज स्पेस एक्स साल में 100 से ज्यादा रॉकेट लॉन्च करती है। नासा का पूरा कमर्शियल क्रू प्रोग्राम और यहां तक कि चांद पर जाने वाला आर्टेमिस मिशन अब स्पेस एक्स और ब्लू ओरिजिन के कंधों पर टिक चुका है। दोस्तों अमेरिका की पूरी डिफेंस इंडस्ट्री बोइंग, रैथियन और लॉकहीड मार्टिन जैसी प्राइवेट कंपनियों के दम पर ही इतनी इनोवेटिव और घातक बनी हुई है। और जो लोग सोचते हैं कि चाइना के अंदर सब कुछ सरकारी है और कम्युनिस्ट पार्टी ही सब कुछ बनाती है, वो बहुत बड़े मुगालते में है। चाइना ने भी अमेरिका की तर्ज पर 2014 के बाद से ही अपनी स्पेस इंडस्ट्री को चुपचाप प्राइवेटाइजेशन करना स्टार्ट कर दिया था। आज चाइना के अंदर लैंड स्पेस, स्पेस पायोनियर और गैलेक्टिक एनर्जी जैसी दर्जनों कमर्शियल स्पेस कंपनियां काम कर रही हैं। चाइना की लैंड स्पेस दुनिया की पहली कंपनी बन गई है जिसने स्पेस एक्स से भी पहले मीथेन और लिक्विड ऑक्सीजन से चलने वाले रॉकेट को सफलतापूर्वक ऑर्बिट में पहुंचा दिया है। दोस्तों चाइना की कम्युनिस्ट सरकार अच्छे तरीके से जानती है कि अगर अमेरिका को स्पेस और डिफेंस में मात देनी है
तो सरकारी फाइलों के भरोसे नहीं बैठा जा सकता है। वहां भी प्राइवेट कंपनियों को फेल होने और खुला खेल खेलने की पूरी छूट देनी पड़ेगी। आखिर दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर ऐसा कौन सा जादू कर रहा है जो सरकारी सिस्टम नहीं कर पाता है? तो दोस्तों, जवाब है फेल फास्ट लर्न फास्ट का वो वर्क कल्चर, जहां फेल होना कोई कलंक नहीं है बल्कि एक डेटा पॉइंट माना जाता है। सरकारी सिस्टम में फेल होना एक अपराध है। अगर रॉकेट फट गया या टेंडर में कोई गड़बड़ी हो गई तो अगले ही दिन विजिलेंस की टीम बैठ जाती है, सीवीसी सवाल पूछने लगती है और सीएजी ऑडिट करने लगते हैं। और इसी डर ने भारत के महान वैज्ञानिकों को सिर्फ सुरक्षित खेलने वाले क्लर्क बना करके रख दिया है। इसके विपरीत प्राइवेट कंपनियों के अंदर जब रॉकेट फटता है तो वो सजा नहीं देते हैं, वो जश्न मनाते हैं कि उन्हें पता चल गया है कि कौन सा पुर्जा कमजोर था। वो 6 महीने बाद में नया टेंडर निकालने में टाइम बर्बाद नहीं करते, वो 5 दिन में ही नया पुर्जा बनाते हैं और दोबारा टेस्ट करते हैं। रिस्क लेने की ये असीमित क्षमता ही इनोवेशन की असली जननी है। तो क्या दोस्तों, इसरो के 120 वैज्ञानिकों का इस्तीफा देना भारत के अंतरिक्ष सपनों के लिए एक बड़ा खतरा है? अगर दोस्तों आप इसे सिर्फ ऊपरी सतह से देखेंगे तो लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया है। गगनयान मिशन के लिए ये एक चुनौती जरूर है, क्योंकि इसमें भारतीय एस्ट्रोनॉट्स की जान का सीधा जोखिम शामिल है। अगर रातों रात कोर टीम के 20 लोग चले जाएं तो मिशन क्रैश हो सकता है। लिहाजा सरकार ने 14 जुलाई को वो नया मेमोरेंडम जारी किया ताकि अचानक से कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट शून्यता के अंदर ना चला जाए। हैंगओवर की प्रोसेस सुचारू होनी चाहिए और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मिशन पटरी से नहीं उतरने चाहिए। लेकिन अगर इसे भारत की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, लॉन्ग टर्म गेम और इकोनॉमिक विजन के नजरिए से देखेंगे तो ये एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव बदलाव है। ये भारत के लिए एक ट्रांजिशन फेज है। जो वैज्ञानिक इसरो छोड़कर के भारतीय प्राइवेट कंपनियों के अंदर जा रहे हैं, उनका ज्ञान, उनका अनुभव और उनका टैलेंट भारत के भीतर ही रह रहा है। वो कोई 90s के दशक वाले ब्रेन ड्रेन का हिस्सा बनकर के अमेरिका या फिर यूरोप नहीं जा रहे हैं। वो भारत में रह करके ही भारत के ही स्पेस इकोसिस्टम को मजबूत कर रहे हैं। ये मोदी सरकार के उस बड़े और एग्रेसिव विजन का हिस्सा है जहां इसरो को रूटीन लॉन्चिंग और छोटे सैटेलाइट बनाने और कमर्शियल डिलीवरी बॉय के काम से पूरी तरह से मुक्त किया जा रहा है। इसरो का जन्म पीएसएलवी और एसएसएलवी के रूटीन लॉन्च के लिए नहीं हुआ था। इसरो का भविष्य है डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन, चांद पर रिसर्च बेस बनाना, मंगल पर इंसान भेजना, आदित्य L1 जैसे सूर्य मिशन करना, न्यूक्लियर प्रपल्सन के ऊपर काम करना और ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को सुलझाना। ये ऐसे मिशन हैं जिसके अंदर 10,000 करोड़ का रिस्क होता है और रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है। दोस्तों, ऐसे प्रोजेक्ट केवल सरकार ही कर सकती है, क्योंकि विफलता पर कोई भी प्राइवेट कंपनी दिवालिया हो जाएगी। लेकिन देश ऐसा नहीं हो सकता है। बाकी सारा रूटीन कमर्शियल काम अब टाटा, स्काई रूट, अग्निकुल कॉस्मोस, पिक्सेल और महिंद्रा जैसी कंपनियों के हवाले होना चाहिए। आज हम उसी ऐतिहासिक और निर्णायक मुहाने के ऊपर खड़े हैं जहां 90s के दशक में भारत का टेलीकॉम सेक्टर खड़ा था। अगर भारत को डिफेंस में ग्लोबल एक्सपोर्टर बनना है, अगर हमें ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी का सरताज बनना है और चाइना की स्पेस हेजेमनी को चुनौती देनी है, तो हमें इस कड़वे सच को हमेशा के लिए स्वीकार करना होगा कि सरकार का काम नीतियां बनाना है, व्यापार करना नहीं है। आज जो वैज्ञानिक अपना सरकारी रुतबा लात मार करके प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं, वो भारत के भविष्य का देसी स्पेस एक्स तैयार करेंगे। ये कोई बगावत नहीं है, बल्कि भारत की नई स्पेस क्रांति की सबसे मजबूत नींव है। अगर दोस्तों अगले 5 सालों के अंदर भारत सरकार ने अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्र के अंदर अपना अहंकार और कंट्रोल पूरी तरह से हटा करके अपनी प्राइवेट कंपनियों को ग्लोबल लेवल पर ताकत दी, तो दुनिया की कोई भी डीप स्टेट या कोई भी विदेशी ताकत हमें ग्लोबल स्पेस और डिफेंस सुपर पावर बनने से नहीं रोक पाएगी। इतिहास गवाह है कि रणनीतिक नीतियां हमेशा सरकार बनाती है, लेकिन क्रांतियां हमेशा प्राइवेट सेक्टर ही लाता है। भारत का ये नया कॉन्फिडेंस पूरी दुनिया के स्पेस मार्केट का समीकरण बदलने वाला है। लेकिन इस पूरी पिक्चर के अंदर सबसे बड़ा और चुभने वाला सवाल ये है कि क्या हमारा सरकारी सिस्टम और पुराने ख्यालात वाले बाबू इतनी आसानी से अपनी दशकों पुरानी सत्ता को छोड़ेंगे? क्या 35 सालों तक कावेरी इंजन को फाइलों में लटकाने वाली वो दीमक लगी मानसिकता सच में खत्म हो गई है? आप दोस्तों इस पूरे मुद्दे पे क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं कि अगर हमारे स्पेस सेक्टर के अंदर ये वैज्ञानिक गए
तो वो अब क्या कुछ नया करेंगे। नमस्कार।